हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी को वैन रुआन से बहुत सारे सच पता चलते हैं, जिन्हें सुनकर वो शॉक हो जाता है और बहुत दुखी भी। इसलिए वो वैन रुआन को पर्सनली इतना पनिश करता है, इतना पनिश करता है। वहीं वांग जी को अचानक विंग का फ़ोन आता है। वहीं वांग जी जैसे ही विंग का फ़ोन उठाता है, विंग उसे जल्दी से घर आने को कहता है। वांग जी जो विंग की बात सुनता है और सीधा लैंड मेंशन के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वांग जी लैंड मेंशन में अंदर एंटर करता है और अपने रूम में जाता है, अचानक कोई उसे पकड़कर पैशनेट और डीप किस कर देता है। एक पल के लिए तो वांग जी शॉक था, लेकिन फिर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी विंग जो उसकी किस को ब्रेक करता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, क्या बात है, आज मेरा बच्चा बहुत वाइल्ड हो रहा है। विंग कहता है, वांग जी तुम नहीं जानते, मैं बहुत डर गया था, मैं बहुत घबरा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी के साथ कुछ होने वाला है। तुम ठीक हो? भांगी कहता है, भाभी याद रखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और कोई मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, समझे तुम? भिंगे की स्माइल करता है और कहता है, मैं जानता हूँ कोई भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी डरता हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के फोरहेड पे किस करता है। वहीं वांग जी जो बेड पर लेट जाता है और विंग को खींचकर अपने ऊपर लिटा लेता है। वो विंग के बालों में अपनी फिंगर घुमाने लगता है और अपने मन में सोचता है, विंग मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सच बताऊँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे क्या तुम्हें ये सच बताना चाहिए जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या होगा अगर तुम पूरी तरीके से टूट गए और मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देखना चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शायद मैं कुछ टाइम इंतज़ार करूँगा, लेकिन हो सकता है मैं तुम्हें फिर कभी ना बताऊँ ये सच। अगर ये सच तुम्हें रुलाने वाला है तो मैं इस सच को कभी तुम्हें नहीं बताऊँगा। ये हमेशा के लिए एक तरीके से दफन होगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैंने उस इंसान को पनिश कर दिया है जिसकी वजह से तुमने अपने माता पिता को खोया। मैंने अपने माता पिता को खोया, ऐसा कहता है और विंग को वो और खींचकर अपने ऊपर ले लेता है। विंग जो वांग जी की खुशबू में पूरी तरीके से खो जाता है और उसे कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। वहीं हम जियांग चैंग को देखते हैं। जियांग चैंग जो अपने पिता के सामने बैठा हुआ था, तभी वो कहता है, डैड क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? जियांग चैंग को देखकर फेमियान कहते हैं, तुम क्या पूछना चाहते हो? तभी जियांग चैंग कहता है, पिताजी आपने हमें कभी क्यों नहीं बताया कि आखिर हमारी लेंस के साथ दुश्मनी क्यों थी? एक पल के लिए फेमियान शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, जियांग चैंग तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो कि लेंस और हम सिर्फ एक दूसरे के वो राइवल थे। चैंग कहता है, डैड प्लीज़ अब झूठ ना बोलना बंद कीजिए, आप अच्छे से जानते हैं कि ये सच्चाई नहीं है। हम कभी भी लेंस के राइवल्स नहीं थे, है ना डैड? वहीं जियांग पेमियान जो जियांग चैंग की तरफ देखता है और थोड़ा शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं, जियांग चैंग तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी मैडम यू जो फेमियान के पास आती हैं और कहती हैं, फेमियान बहुत हो गया, हम अपने बच्चों से ये झूठ कब तक छिपाएंगे? हम सब कुछ सच जानते हैं। हमने कभी विंग को नहीं बताया कि आखिर उसके पिता की और माँ की डेथ का रीज़न क्या है। यहाँ तक कि हमने कभी चैंग को भी इस सच्चाई के बारे में नहीं बताया। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अब अपने बच्चों को बता देना चाहिए? फेमियान कहते हैं, यू तुम क्या कह रही हो? तभी यू कहती है, बिल्कुल, ये राज अब राज नहीं है, एक न एक दिन बच्चों के सामने आना है। एक बात बताओ, आखिर आज इतने सालों बाद चैंग, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि लेंस का और हमारा रिश्ता फिर से वैसा ही है जो बहुत सालों पहले तुम्हारा और वांग जी के पिता का था। वहीं ये सब सुनने के बाद फेमियान अपना फेस नीचे कर लेते हैं। तभी चैंग कहता है, डैड प्लीज़ मैं जानना चाहता हूँ। वहीं फेमियान सारी बातें बताना शुरू करते हैं और वो सब कुछ बताते हैं। फेमियान की आंखें नम थी क्योंकि उनकी वजह सब कुछ हो गया। उन्होंने अपने दो अच्छे दोस्तों को खो दिया, यहाँ तक कि लैन कुरैन भी फेमियान के अच्छे दोस्त थे, उन्होंने उसे भी खो दिया। भले ही एक रिश्ता ऐसा शुरू हुआ हो, उनकी दोस्ती फिर से नफरत में बदल गई हो, लेकिन वो अच्छे से जानते थे कि एक दिन जब सच सामने आएगा तो सबको बहुत दुख होगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं जब फेमियान सारा सच बता रहे थे, तभी चैंग कहता है, पिताजी आपको पता है? तभी फेमियान चैंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या? तभी
चैंग कहता है आपको पता है कुरेन अंकल को सब कुछ पता चल गया था कि आप इनोसेंट थे, आपका उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था और उन सब चीज़ों का असली जिम्मेदार कौन है उन्हें ये भी पता था। तभी ये सब कुछ सुनकर फेमियान कहती है तुम क्या कह रहे हो चैंग? चैंग कहता है मैं सच कह रहा हूँ डैड, अंकल को सब पता चल गया था। उस दिन वो आपके पास आ रहे थे आपको सारा सच बताने के लिए। ये सुनकर एक पल के लिए तो फेमियान पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। तभी चैंग कहता है लेकिन जिस इंसान ने ये सब कुछ किया था उसने जानबूझकर आपकी कार से अंकल का एक्सीडेंट करवा दिया ताकि सबको ये लगे कि उस एक्सीडेंट के जिम्मेदार आप हैं। ये सुनकर फेमियान पूरी तरीके से टूट जाता है और कहता है मुझे नहीं पता कि मैं आखिर ज़िंदा क्यों हूँ। मेरे सारे दोस्त चले गए, मैं जिनसे बहुत प्यार करता था वो मेरे दोस्त नहीं थे, मेरा परिवार था। यू जो फेमियान के शोल्डर पे हाथ रखती हैं और कहती हैं तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं, शायद हमें इन सब के लिए रखा गया हो। चैंग तभी अपने पिता के पास आता है और कहता है पिताजी मुझे आप पर बहुत गर्व है, मैं जानता हूँ आपने हमेशा अच्छा किया है, मैं जानता हूँ गलतफहमियाँ होने के बाद कभी कभी रिश्तों में दरार आती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। तभी फेमियान कहते हैं चैंग तुम्हें ये सब कैसे पता? चैंग कहता है पिताजी इस बात को हम यहीं छोड़ देते हैं, मुझे कैसे पता पर मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है आप दुनिया के सबसे अच्छे डैड हैं, ऐसा कहता है और फेमियान को हक कर लेता है। वहीं ये सब कुछ देखकर मैडम यू के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि जियांग लेंस सभी लोग लेंस के घर पर थे। सभी लोग ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद लिविंग एरिया में सोफे पर बैठे हुए थे। तभी हम देखते हैं अचानक टीवी में एक न्यूज़ आती है जहाँ हम देखते हैं कुछ लोग बता रहे थे कि पुलिस वाले थे और रिपोर्टर्स थे जो ये बता रहे थे कि उन्हें एक कार मिली है और एक डेड बॉडी भी जिसे बेंडवान के नाम से पहचाना गया है। उन्हें पता चलता है कि एक बहुत बुरी तरीके से हुआ एक्सीडेंट है। ये देखकर फेमियान शॉक हो जाता है और वो शॉकिंगली उस टीवी की तरफ देख रहे थे, यहाँ तक कि यू भी और दादी भी, क्योंकि दादी भी इन सारी सच्चाई को अच्छे से जानती है। वहीं चेंग सिचेन और वांग जी के चेहरे पर कोई भी ऐसी शिकन नहीं थी या उनके चेहरे पर कुछ भी ऐसा नहीं था जिस तरीके से वो शॉक हों। वहीं फेमियान जो उन तीनों की तरफ देखते हैं तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। वहीं हम देखते हैं विंग को तो इन बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए विंग और यांग इस खबर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वहीं हम देखते हैं फेमियान जो खड़े होते हैं और कहते हैं वांग जी सिचेन और चेंग मुझे तुम तीनों से कुछ बात करनी है। वांग जी कहता है क्या हुआ अंकल? तभी फेमियान कहते हैं वांग जी मेरे साथ स्टडी रूम में आओ, ऐसा कहते हैं और वो तीनों उठकर फेमियान के साथ उनके स्टडी रूम में चले जाते हैं। वहीं फेमियान वांग जी और चेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं मुझे बताओ क्या वैनवान के मरने में तुम्हारा हाथ है? वांग जी जो फेमियान की तरफ देखता है और कहता है अंकल आपको ऐसा क्यों लगता है? तभी फेमियान कहते हैं चेंग मुझे बताओ कल अचानक से तुम्हारा इतना सारे सवाल मुझे पूछना, क्या वैनवान के मरने से तुम्हारा कोई हाथ है? चैंग कहता है डैड मेरा हाथ कुछ भी नहीं है और उसे उसके कर्मों की सजा मिली है, जो उसने दूसरों के साथ किया वही उसे मिला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डैड आप ही तो कहते हैं हम जैसा करते हैं हमें उसका वैसा ही फल मिलता है, इंसान जैसे कर्म करता है और उसे वही सब मिलता है, अच्छा करने पर अच्छा और बुरा करने पर बुरा। उसने जो कुछ लोगों के साथ किया है उसका रिटर्न होकर उसके पास आया है। फेमियान जिन्हें ये तो समझ आ जाता है कि बेनरॉन की मौत में किसी और का नहीं बल्कि वांग जी चेंग और सिचेन का हाथ है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ भी नहीं कहते। तभी वांग जी जो फेमियान की तरफ देखता है और कहता है अंकल मैं जानता हूँ सॉरी एक बहुत छोटा शब्द है जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अंकल मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ। फेमियान कहते हैं वांग जी कहता है मैं जानता हूँ अगर मेरे डैड ने उस दिन आपकी बातों पर भरोसा किया होता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता, शायद आज विंग के मॉम डैड जिंदा होते, शायद आज सब कुछ पहले जैसा होता, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं फेमियान कहते हैं जो हो गया सो हो गया, वो किसी के हाथ में नहीं था वांग जी, हम सब जानते हैं जो कुछ हुआ वो इस तरीके से हुआ, लेकिन अंत भला तो सब भला, पर मैं नहीं चाहता कि विंग को अब इन सब के बारे में पता चले। वहीं हम देखते हैं अचानक एक आवाज़ अंदर आती है और कहती है आखिर मेरे बारे में किसी क्या पता नहीं चलना चाहिए डैड?
फेमियान और सभी लोग विंग को जैसे ही देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं। फेमियान कहते हैं कुछ भी नहीं बच्चा। विंग कहता है डैड, भांजी क्या तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तभी भांजी कहता है बिल्कुल नहीं भावे, हम तुमसे क्या छुपाएंगे। विंग कहता है पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सच में तुम लोग मुझसे कुछ तो छुपा रहे हो। वांगजी गहरी सी सांस लेता है और कहता है बिल्कुल नहीं भावे, हम तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहे। विंग एक गहरी सी सांस लेता है, हालांकि उसे बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कहता और कहता है ठीक है वांगजी, आयुआन तुम्हें ढूंढ रहा है। तभी वांगजी कहता है ठीक है भावे तुम चलो, मैं आता हूँ, ऐसा कहता है। विंग कहता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर भी उसे पूरी तरीके से शक था कि कुछ तो ऐसा है जो उसे नहीं पता और जो ये लोग उससे छुपा रहे हैं। वहीं हम देखते हैं चैंग कहता है वांगजी हमें सतर्क होना होगा, मैं नहीं चाहता कि विंग को इन सब के बारे में पता चले और विंग हर्ट हो। वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं अब उसे रोते हुए नहीं देख सकता। फेमियान वांगजी के शोल्डर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं जो कुछ हुआ इसे यहीं भूल जाते हैं। वांगजी और सिचेन कहते हैं। उसके बाद सभी बाहर आते हैं। वहीं आयुआन जो दौड़कर वांगजी की गोद में आता है और कहता है डैड मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वांगजी कहता है वो क्या? तभी हम देखते हैं वांगजी देखता है आयुआन उसे हाथ पकड़ कर ले जाता है और एक एक अपने बेडरूम में ले जाकर उसे खड़ा कर देता है। तभी वांगजी कहता है आयुआन तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? वहीं आयुआन जो सामने बेड पर चढ़ता है और अचानक अपना बैग जो रखा था उस बैग में से एक बुक निकालता है और उसे ओपन करता है और अचानक उसे के सामने एक पेपर रख देता है। वांगजी जैसे उस पेपर को देखता है वो शॉक हो जाता है। वांगजी कहता है आयुआन ये किसने बनाया है? आयुआन कहता है डैड अगर ये मैंने बनाया है तभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वांगजी तो शॉक हो जाता है। वांगजी कहता है आयुआन क्या ये सच में तुमने? आयुआन कहता है बिल्कुल डैड, ये मैंने बनाया है, क्या आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? वांगजी कहता है बिल्कुल बच्चा, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है। क्योंकि आयुआन ने अपनी पूरी फैमिली की फ़ोटो बनाई थी जो बहुत ब्यूटीफुल थी। उसमें विंग और वांगजी और बीच में खड़ा हुआ आयुआन। वांगजी उसे देखकर बहुत खुश होता है। तभी आयुआन कहता है पर पता है डैड, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कुछ तो कमी है। वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं आयुआन, ये बिल्कुल परफेक्ट है। आयुआन कहता है नहीं डैड, काश कितना अच्छा होता अगर मेरा भी एक छोटा भाई या बहन होता। वांगजी छेक स्माइल करता है और कहता है क्या तुम सच में चाहते हो? आयुआन कहता है बिल्कुल, आपको पता है मेरे क्लास में सबके पास छोटे या बड़े भाई बहन हैं, बस मैं ही अकेला हूँ, पर मुझे नहीं पता मेरा छोटा भाई बहन कब आएगा। वांगजी आयुआन को अपनी गोद में लेता है और कहता है अगर तुम चाहो तो जल्दी आ सकता है। आयुआन कहता है क्या? तभी वांगजी कहता है आयुआन कहता है कैसे? वांगजी कहता है जैसे तुम आए वैसे। आयुआन कहता है आपको पता है माँ कहती है कि जब माँ सो रही थी तो ऊपर से एक परी आई थी और मुझे उनके पास रखकर चली गई थी। वांगजी एक स्मग करता है और अपने मन में कहता है वांग तुमने सच में कहा कि तुम्हें परी आकर आयुआन को तुम्हारे पास रख गई थी? क्या तुमने ये नहीं बताया कि परी की जगह किसने आयुआन को तुम्हारे अंदर रखा? तभी आयुआन कहता है डैड आप क्या सोच रहे हैं? वांगजी कहता है कुछ भी नहीं, तो हम तुम्हारे डैड से कहते हैं कि वो परी को बुलाए और उसके कहे कि वो एक भाई या बहन आयुआन को फिर से दे दे। आयुआन कहता है बिल्कुल। तभी अचानक विंग जो अंदर एंटर होता है और कहता है वैसे बाप बेटे दोनों क्या बात कर रहे हैं? तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है भावे। विंग कहता है कि क्या हुआ वांगजी? वांगजी कहता है भावे एक बात बताओ, एक परी आई थी जो आयुआन को तुम्हारे पास छोड़ गई थी ना? विंग जो शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखता है। तभी आयुआन कहता है हाँ मम्मा, आपने कहा था ना कि आप भूल गई। विंग कहता है हाँ 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 बच्चा, मुझे याद है मैंने ऐसा कहा था। तभी वांगजी कहता है ओ विंग, तो अब तुम आयुआन को बताओ, आयुआन एक भाई या बहन चाहता है। विंग कहता है क्या? वांगजी कहता है बिल्कुल भाई, और वो चाहता है कि वो परी फिर से आए और तुम्हें एक भाई या बहन देकर जाए। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देख रहा था, वहीं वांगजी जो अपने लोअर लिप को अपनी टंग से चेक करता है और कहता है विंग
क्या ये सच है? तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि आयुआन को एक परी छोड़ कर गई थी। कहता है वांग जी, तुम बच्ची के सामने क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं बेबी, पर मैंने तो मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हारे अंदर उस दिन इतनी मेहनत की थी। मैं भले ही नशे में था, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि जब मैं सुबह उठा था तो मैं सच कह रहा हूँ विंग, मैं बहुत थका था। विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है वांग जी अपना मुंह बंद रखो, आयुआन यही है। वांग जी जो विंग केयर के करीब जाता है और कहता है लगता है मुझ जैसी परी को फिर से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आयुआन के लिए एक भाई या बहन आ सके। विंग की आंखें और बड़ी हो जाती हैं और वो शॉकिंगली वांग जी को देखता है। वांग जी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी और वो कहता है विंग रेडी रहो, आज रात में बहुत मेहनत करने वाला हूँ। विंग कहता है वांग जी सोचना भी मत। वांग जी कहता है क्यों बाबे, ऐसा किसने कहा? देखो, एवरीडे का मतलब एवरीडे होता है। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है हाँ, और वैसे भी तुमने मेरे अंदर सोए हुए डेविल को उठा दिया है, और याद रखो ये डेविल जब तक तुम्हें पूरी तरीके से खा ना ले तुम्हें छोड़ेगा नहीं, समझे तुम? विंग तो शॉकिंगली वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है ठीक है आयुआन, मैंने तुम्हारी माँ से कह दिया है जल्दी एक परी आएगी और तुम्हारी माँ के पास फिर से एक भाई या बहन रखकर जाएगी। विंग तो शॉकिंगली देख रहा था, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं वांग जी जो एक स्मक करता है और चुपचाप वहाँ से बाहर चला जाता है। वहीं आयुआन और जो विंग की गोद में दौड़ कर आता है और कहता है सच में माँ? विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वहीं हम देखते हैं अब सीधा इवनिंग का सीन, जहाँ हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों अपने रूम में बैठे हुए थे। वांग जी जो विंग की करीब बैठा हुआ था और विंग जो वांग जी की लैब में बैठा हुआ था और उसका हेड उसकी चेस्ट से लगा हुआ था। विंग कहता है वांग जी कहता है बोलो भावे। विंग कहता है वांग जी तुम्हें पता है कभी कभी मुझे क्या लगता है? वांग जी कहता है क्या लगता है बावे? विंग कहता है कभी कभी मुझे लगता है जैसे काश मेरे माता पिता आज जिंदा होते। मुझे तो याद भी नहीं है वांग जी वो कैसे थे, आखिर उनका एक्सीडेंट क्यों हुआ, आखिर वो कैसे चले गए, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वांग जी जैसे ही विंग की इस बात को सुनता है वो विंग की तरफ शॉकिंगली देखता है। वांग जी कहता है विंग आखिर इतनी सालों बाद तुम ये सब कुछ क्यों सोच रहे हो? विंग कहता है वांग जी कभी कभी मुझे लगता है कि काश मेरे पेरेंट्स मेरे पास होते तो वो आज कितना खुश होते जब वो मुझे तुम्हारे साथ इतना खुश देखते, आयुआन को देखते। वो सच में बहुत खुश होते। वांग जी कहता है बिल्कुल बाबे वो सच में बहुत खुश होते। वहीं हम देखते हैं विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी जैसे ही विंग के उन आंसुओं को देखता है उसे बहुत दुख होता है। वो विंग को सारा सच बताना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो विंग से क्या कहे, इसलिए वो विंग को टाइटली हक कर लेता है और कहता है विंग जो कुछ होता है वो पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है हमेशा अच्छे के लिए होता है, और जो हो गया सो हो गया। विंग जो वांग जी की बात सुनता है और अपना सर हाँ में हिलाता है और वो वांग जी की कमर से टाइटली उसे पकड़ लेता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है लंजा मैं तुमसे और कुछ भी कहना चाहता हूँ। वांग जी कहता है वो क्या? विंग कहता है वांग जी मैं घर पर बोर हो जाता हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ ऑफिस चलूँ? वांग जी कहता है बिल्कुल विंग, अगर तुम चलना चाहती हो तो मैं पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑफिस जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है। विंग कहता है मैं वहाँ कोई आराम करने नहीं जाने चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे काम दो और मैं हमेशा तुम्हारे ऑफिस में रहकर काम करूँ, यहाँ की तुम मुझे यहाँ की जैसे उठाकर उस ऑफिस के सामने बिठा लो और बस मुझे अपने सामने बिठाकर देखते रहो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है मेरे बेबी को काम करने की क्या ज़रूरत जब मैं हूँ? विंग कहता है वांग जी बिल्कुल नहीं, मैं काम करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे अपने ऑफिस में किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ तो कराओ। वांग जी कहता है क्यों, क्या तुम मेरे सचिव नहीं बन सकते? विंग कहता है कि हाँ। वांग जी कहता है हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सेक्रेटरी बनो। तभी वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है पर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक सेक्रेटरी है ना? वांग जी कहता है बिल्कुल है, लेकिन तुम्हें पता है आजकल गग्गा का सेक्रेटरी छुट्टी पर है, तो मैं चाहता हूँ क्यों ना मैं अपनी सेक्रेटरी को गग्गा को दे दूँ और तुम मेरी सेक्रेटरी बन जाओ। विंग एक स्माइल करता है और कहता है लेकिन सोच लो
वांग जी, अगर मैं तुम्हारा सेक्रेटरी रहा तो मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूँगा। तभी वांग जी विंग की कमर से उसे पकड़ता है और बिल्कुल अपनी चेस्ट से लगा लेता है और कहता है, अच्छा है ना? और जब भी मैं तुम्हें खाना चाहूँ, मैं तुम्हें शौक से खा सकता हूँ। विंग कहता है कि क्या? वांग जी कहता है, बिल्कुल बाबे, मैं जब भी तुम्हें खाना चाहूँ, तुम्हें शौक से खा सकता हूँ। ऐसा कहता है और स्माइल करता है। विंग तो शॉक हो जाता है और वो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखने लगता है। वांग जी विंग के फोरहेड पे, नोज़ पे और लिप्स पे किस करता है और कहता है, बिल्कुल बावे, मैं तुम्हें अपनी ऑफिस में खाऊंगा, समझी तुम? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा सेक्रेटरी बनना नहीं चाहता। वांग जी कहता है, बिल्कुल फाइनल, अब तुम्हें मेरा सेक्रेटरी बनना ही होगा। ऐसा कहता है और वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।